हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े प्यारे भाई और बहनों। आज मैं आपके सामने फिर विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 10 के जो पौधों में परवन है इसके अंतर्गत बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको परिवहन तंत्र के बारे में बताया था कि परिवहन तंत्र के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में बताया था, तथा रुधिर परिवहन तंत्र बताया था, जल परिवहन तंत्र बताया था, लसिका परिवहन तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। आज मैं आपको परिवहन तंत्र बताऊंगा, लेकिन उसमें पौधों में परिवहन के बारे में बताऊंगा जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का जो मेन पॉइंट है वह है पौधों में परिवहन, यानी पौधे किस प्रकार से परिवहन करते हैं, यानी कि पौधे में ऐसे कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिस प्रकार से वो अपना परिवहन करते हैं। किस प्रकार से पौधों में जो जल का अवशोषण होता है, खनिज लवणों का अवशोषण होता है, वो किस प्रकार से जड़ों के द्वारा सभी पौधों के भागों में पहुंचता है, तथा जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, जो पौधे क्लोरोफिल की सहायता से पौधों की पत्तियां जो भोजन बनाती हैं वो समस्त संपूर्ण पौधों में किस प्रकार से पहुंच जाता है, इसके बारे में आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। आप लगातार वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। मैं आपको यहीं पर समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आज का जो मुख्य विषय है वो पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है। लगातार एक के बाद एक वीडियो जो आपके पास पहुंच रही है उन सभी वीडियो का आप देखें और उनका अध्ययन करें और वह सारा ज्ञान प्राप्त करें। देखिए, यह जो आज की क्लास है वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, प्रत्येक वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी एक वीडियो जो पिछली वीडियो से जुड़ी होती है। इससे पहले मैंने परिवहन के बारे में बताया था, जल परिवहन के बारे में बताया था, रुधिर परिवहन के बारे में बताया था, लसिका जो परिवहन होता है उसके परिवहन तंत्र के बारे में बताया था। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। लेकिन आज मैं आपको जो पौधों में परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है इसकी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित, यानी जड़ होती है, और जड़ में जिस मान लीजिए ये किसी प्रकार की जो जड़ होती है, सभी पौधों में जड़ें पाई जाती हैं, और जड़ों में जो मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में। जो मूल रोम होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे जो निकले होते हैं जड़ों में, ये क्या होते हैं? ये मूल रोम होते हैं। ये मूल रोम होते हैं। जो जड़ों में जो छोटे छोटे रेशे के समान निकले हुए जो धागे के समान जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? वो मूल रोम कहलाती है। यानी कि जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल, यानी कि जो जड़ होती है इनमें जो मूल रोम होते हैं, ये जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम, इनके द्वारा जो अवशोषित जल होता है उसमें घुले लवण तथा पत्तियों से बने खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? चालन नलिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि चालन नलिकाओं से निर्मित पादप वहन तंत्र होता है। जो चालन नलिकाएं होती है उनसे निर्मित एक पादप वहन तंत्र होता है। जो पादप वहन तंत्र होता है वो पौधों के समस्त भागों में जल, खनिज लवण, इन सभी का अवशोषण करके पहुंचाता है, तथा पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को समस्त भागों में पहुंचाता है। वो क्या होता है? चालन नलिकाओं के द्वारा निर्मित पादप वहन तंत्र। ये पादप वहन तंत्र होता है जो पौधों के समस्त भागों में पोषण को प्रदान करता है। देखिए, ये जो मूल रोम है, ये मूल रोम द्वारा जल अवशोषित किया जाता है। उसमें घुने खनिज लवण तथा पत्तियों से निर्मित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको पौधों के समस्त भागों में पहुंचाने के लिए, पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए कुछ चालन नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम पादप वहन तंत्र कहते हैं। इन्हीं से ही पौधे के समस्त भागों में ये सारी वस्तुएं और जो खाद्य पदार्थ हैं वो सब पहुंचते रहते हैं। ये जो जिससे जो पौधे भोजन सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं वो सब पूर्ण शरीर पहुंचता है, तथा जो जड़ों द्वारा, मूल रोमों द्वारा जल और बहुत से खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं वो पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचते हैं। ये जो नलिकाएं हैं, ये जो चालन नलिकाएं हैं, वो दो स्वतंत्र तंत्र बनाती हैं। यानी कि ये दो स्वतंत्र तंत्र बनाती हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जाइलम तंत्र वाहिकाएं, और नंबर 2 फ्लोएम
तंत्र वाहिकाएं, यानी कि जो चालन नलिकाएं होती हैं इनसे निर्मित जो वहन तंत्र होता है ये दो स्वतंत्र तंत्र बनाती हैं। नंबर 1 जाइलम तंत्र वाहिकाएं और नंबर 2 फ्लोएम तंत्र वाहिका। देखिए ये पौधों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इन्हीं के द्वारा पौधों का जो परिवहन होता है वो चलता रहता है, यानी कि जाइलम क्या कार्य करता है तथा फ्लोएम क्या कार्य करता है। ये चालन जो नलिकाएं होती हैं वो दो प्रकार का स्वतंत्र तंत्र बनाती हैं, एक जाइलम तंत्र वाहिकाएं बनाती हैं तथा एक फ्लोएम तंत्र वाहिकाएं। देखिए ये जो जाइलम है ये पौधों में मुख्य रूप से पाया जाता है, फ्लोएम भी पौधों में मुख्य रूप से वहन का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है, जो मृदा से जल, जो मृदा होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, जो मृदा और जो मिट्टी होती है उससे जल एवं खनिज, जल को और खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक वहन करती है। क्या करती है, जड़ से पत्तियों तक वहन करती है। मान लीजिए जैसे आपका ये कोई एक पौधा है, पौधा ये एक पौधा है, यानी कि पौधे तो आपने सभी ने पौधे देखे होंगे कि पौधे किस प्रकार से होते हैं। पौधे बड़े भी होते हैं, पौधे छोटे भी होते हैं, यानी कि पौधे विशाल भी होते हैं, कुछ नए पौधे भी होते हैं तथा कुछ पुराने पौधे भी होते हैं। उन सभी में पौधों में जड़ जो होती है वो सभी पौधों में पाई जाती हैं। मैंने इससे पहले बताया था इनमें क्या होता है, मूल रोम। क्या होता है, मूल रोम, जो जल का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण करता है। और वैसे ही यानी कि आपने देखा होगा कि पौधे की चारों तरफ जो शाखाएं निकली होती हैं इस तरीके से, कुछ टेढ़ी कुछ इधर ऐसे, यानी कि आपने सभी पौधे देखे होंगे। ये क्या है, ये मान लीजिए ये पौधा है आपका, जड़ों द्वारा जैसा आपने देखा जो मृदा से जल, जो ये जो भाग होता है वो किसमें होता है, ये जड़ वाला जो भाग होता है वो किसमें होता है, मृदा में। किसमें होता है, मृदा में या मिट्टी के अंदर या भूमि के नीचे। किसमें होता है, भूमि के नीचे। जो जड़ होती हैं वो भूमि के नीचे होती हैं, यानी कि मृदा में होती हैं। जो मृदा से किसका अवशोषण करती है, जल का। किसका अवशोषण करती है, ये जल का अवशोषण कहां से होता है, जल का अवशोषण होता है आपका मृदा से। जल का अवशोषण मृदा से किसके द्वारा, जड़ों के मूल रोमों के द्वारा। जो जड़ होती हैं, जड़ में जो मूल रोम पाए जाते हैं उनके द्वारा मृदा से जल का अवशोषण होता है तथा खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है। जो पत्तियों तक जो जल होता है वो किस में पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। यानी जो जल होता है वो जल कहां तक पहुंच जाता है, अंत में पत्तियों तक इसका वहन होता है। यानी कि जो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा जल का अवशोषण मूल रोमों से पौधे के ऊपर की ओर कहां होता है, ऊपर की ओर। यानी जल का अवशोषण होता है किस तरफ होता है, ऊपर। जैसा आप ये देख रहे हैं, तीर के निशान देख रहे हैं, ये जल और खनिज लवणों का जो अवशोषण जड़ों के द्वारा करते हैं वो ऊपर की ओर होता है। ये किसके द्वारा होता है, ये जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, मैंने एक चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया। और जो फ्लोएम होता है, यानी जो फ्लोएम तंत्र होता है, इसका कार्य क्या होता है, देखिए जो पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो पौधे में जो पत्तियां पाई जाती हैं, यहाँ पर जो पत्तियां पाई जाती हैं वो पत्तियां किसका क्या करती हैं, भोजन बनाना। क्या करती हैं, भोजन बनाना। क्या बनाती हैं, ये भोजन बनाना। कहां से बनाती हैं, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में क्या करती हैं, ये भोजन बनाती हैं। जो पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश में जो भोजन बनाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बने खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी भोजन बनाया जाता है पत्तियों के द्वारा, वो खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। यानी कि जो फ्लोएम वाहिकाएं होती हैं, वो पौधों के द्वारा, पौधों के पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वह पौधों के अन्य भागों में, यानी कि विभिन्न भागों में, पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। और जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। वो ऊपर के भागों में, यानी ऊपर चलता है। और जो
पौधे के ऊपरी भाग में होती हैं वो किधर चलती हैं, फिर वो पौधों के निचले भाग में चलती है। किसमें चलती है, यानी कि वो भोजन भी चाहिए। जो जाइलम होता है वो ऊपर की तरफ चलता है, खनिज लवणों को ऊपर ले जाता है, जल को ऊपर ले जाता है, तथा फ्लोएम के द्वारा जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वो फ्लोएम के द्वारा फिर वो पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचता है। यह प्रक्रिया आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। या देखिए इसमें पूछा भी जाता है कि जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य होता है, कार्य भी पूछे जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम के कार्य। अब आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि जो जाइलम होता है वह मूल रोमों के द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करता है जो ऊपर की ओर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तथा जो फ्लोएम होता है इसका कार्य है कि पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनाती हैं पत्तियां वो पौधों के संपूर्ण भागों में भेजता है, तथा यह जितने भी पौधे की शाखाएं होती हैं वहां जड़ की तरफ भी जाता है, यानी फ्लोएम के द्वारा जो बनाया गया भोजन है वो पौधों के संपूर्ण भाग में तने से होता हुआ चलता रहता है। ये प्रक्रिया आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, आपने ये चित्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक पॉइंट का आपने नोट भी किया होगा। देखिए जो भी वीडियो आप तक जो पहुंच रही है उसे एक बार लाइक अवश्य करें ताकि आपको यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो, और कोई भी पॉइंट अगर इसमें समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मैं प्रत्येक पॉइंट को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद में जो बहुत ही मुख्य पॉइंट है, यानी कि पादों में परवन के बारे में तो बताया कि पादों में परवन किस प्रकार से होता है। अगला पॉइंट है मैं उसको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, ये चित्र के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। देखिए जो एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, जो जाइलम होता है, जाइलम जो वाहिकाएं होती हैं जो जड़ों से जड़ जो जल का अवशोषण करते हैं, खनिज लवणों का जो अवशोषण करते हैं वह जाइलम वाहिकाओं के द्वारा जो ऊपर चढ़ता है, क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। ये जो क्रिया होती है वो मूल दाब कहलाती है। क्या कहलाती है, मूल दाब। यह जो क्रिया क्या कहलाती है, मूल दाब है। मूल दाब के कारण ही जल जाइलम वाहिकाओं में ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। मूल दाब के कारण ही जो जल होता है वो जाइलम वाहिकाओं में ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। देखिए मैं एक यानी मूल दाब क्या होता है इसको भी समझाता हूं कि किस प्रकार से जो एक जल होता है वो जाइलम वाहिकाओं में ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है ताकि वो संपूर्ण पत्तियों तक या पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाए। मूल दाब क्या होता है, देखिए मूल दाब जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर। मूल दाब क्या होता है, मूल दाब वह दाब है, प्रत्येक पॉइंट को आप नोट करते चले। मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की कॉर्टेक्स कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है। यानी कि मैंने आपको यहाँ एक चित्र बनाया था वृक्ष का, वो जड़ों की जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में एकत्रित जल ना केवल जो कोशिकाओं में जल एकत्रित होता है वह ना केवल जाइलम वाहिकाओं में पहुंचता है बल्कि तने में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है, उसके फलस्वरूप जो कोशिकाओं के द्वारा जल एकत्रित होता है वह जाइलम वाहिकाओं में एकत्रित ना होकर वो कुछ पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचता है। यह मूल दाब कहलाता है। देखिए एक चित्र के माध्यम से भी मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से जो जल होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी कि किस प्रकार से उस पर दबाव पड़ता है कि जाइलम वाहिकाओं में जल ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। देखिए आपने कभी देखा होगा किसी पौधे की टहनी को तोड़ देते हैं या किसी भी शाखा को तोड़ देते हैं, जैसे आपने खजूर है और ताड़ के वृक्ष हैं, इनको तोड़ा जाता है। उस प्रकार से जब उनमें से कुछ तरल पदार्थ निकलने लगता है वो किसका कारण होता है, वो जाइलम वाहिकाओं के द्वारा जो जल ऊपर को उठाया जाता है, जहां से वो शाखा या तना टूटता है वहां से वो तरल पदार्थ निकलने लगता है या जो जल होता है वो निकलने लगता है, वो इसी के कारण। देखिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयत्न करता हूं, आप इस चित्र को भी देखें, मैं अभी बनाऊंगा और उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप इस चित्र को देखिए, इसको बोलते हैं मूल दाब का प्रदर्शन। मूल दाब का प्रदर्शन। देखिए आप इसके माध्यम से समझने का प्रयत्न करें। ये
एक स्टैंड है, और ये जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये मैनोमीटर है, शीशे का बना हुआ है। इसमें ये पारा भरा हुआ है और तथा इसमें ये जल की मात्रा है। ये क्या है? ये जल है। अब समझने का प्रयत्न करें, यानी कि एक गमले में एक तना लेते हैं, एक पौधा लेते हैं, जिसका कुछ जो भाग होता है, यानी कि उसका कुछ भाग काट देते हैं, उसका कुछ भाग काट देते हैं, तथा मैनोमीटर जो कांच का, एक तुम्हारा मैनोमीटर जो कांच का होता है, उसको एक रबड़ के माध्यम से उसमें थोड़ा जल भर लेते हैं तथा ऊपर से पारा डाल लेते हैं। जल भर लेते हैं और उसमें से कुछ पारा डाल लेते हैं और उसे रबड़ से बांध देते हैं। तब हम यदि कुछ समय बाद उसको देखते हैं तो जो गमला होता है उसमें अधिक मात्रा में पानी आ जाए। गमला ऐसा होना चाहिए जिसमें अधिक मात्रा में पानी आ जाए, मिट्टी भी हो ताकि वह तना उसमें लगा रहे। जो एक मिट्टी से भरा हुआ जो गमला होता है उसमें तना होता है, उसमें अत्यधिक मात्रा में पानी आ जाए, ऐसा लेते हैं तथा उसको कुछ सेंटीमीटर ऊपर से काट देते हैं। उसके बाद मैनोमीटर जो शीशे का होता है उसको लेते हैं, रबड़ के माध्यम से उसको हम, यानी कि रबड़ का जो छल्ला होता है उसके माध्यम से उनसे बांध देते हैं और उसमें कुछ जल भर देते हैं। उसके बाद हम पारा डालते हैं। देखिए, तब हम जब प्रारंभ में देखते हैं पारा यहाँ पर था, लेकिन जब पारा प्रयोग के अंत में देखते हैं तो पारा की मात्रा यहाँ तक आ जाती है। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो जल का अवशोषण जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से होता है वो कहाँ होता है? ऊपर की ओर। किधर होता है? यानी ऊपर की ओर जल का अवशोषण होता है। जब जल का अवशोषण होता है, पारा प्रारंभ में यहाँ पर था, लेकिन जब जिस प्रकार से जल अवशोषित किया गया, जो जल ये बढ़ा था तो ऊपर और बढ़ेगा तो पारा फिर यहाँ पर पहुंच जाएगा। यानी कि इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि जो पौधे होते हैं जिनके तने को काट दिया जाता है, जैसे ताड़ का है, खजूर का है, ऐसे बहुत से होते हैं, जिनको काट देते तो देखते हैं उनके उस कटे हुए स्थान से कुछ तरल पदार्थ निकलने लगता है, कुछ तरल पदार्थ निकलने लगता है। इस चित्र के माध्यम से भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको मूल दाब का प्रदर्शन बोलते हैं। यह चित्र आप बनाएं और इसको समझने का भी प्रयत्न करें। देखिए, ये जो आज की क्लास थी मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया और आपको समझ में आया होगा। आपने प्रत्येक पॉइंट को नोट भी किया होगा। आज की जितनी भी जानकारी थी, जो महत्वपूर्ण जानकारी आज की क्लास में मैंने आपको उपलब्ध कराई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन छात्रों तक पहुंचाएं जिनकी इन्हें अत्यधिक आवश्यकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।